गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात की थी मुगल चित्रशैली के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, जिन जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया, मैं आज उनका नाम नहीं लूंगा। जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। और उन बच्चों का मैं नाम लेने जा रहा हूँ जिनमें से है आंचल सोनी, ज्योति, सोनू, राघव, टीना। टीना बेटा आपने नाम नहीं लिखा है, आपके पापा का नाम शो कर रहा है। इसके अलावा यशंत, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। आगे भी यूं ही कमेंट करते रहे ताकि आप निरंतर क्लासे लेते रहे। आपको एक थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी, कि आपको 3 व्यूज लिखना है, यानी एक वीडियो को 3 बार देखना। 3 बार देखने के पश्चात आपको ये 3 व्यूज लिख के उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आप उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले अकबर। अब जैसा कि पता है आपको कि अकबर, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर बाल्यावस्था में था और वह मात्र 13 वर्ष की आयु में था जब वह गद्दी पर बैठा। तो अकबर की मृत्यु के बाद में 1558 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया हुमायूं की मृत्यु के बाद में। तो अब क्या हुआ, अकबर जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उस समय अशांति, राजनीतिक अस्थिरता थी। लेकिन अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद में उसने ये सोचा कि क्यों नहीं हमारे जो पूर्वज अर्थात बाबर और हुमायूं, ये क्यों नहीं भारत पर अपना लगातार लंबे समय तक शासन कायम कर पाए। अतः उन्होंने इसका सही रास्ता ये निकाला कि क्यों नहीं राजपूतों यानी भारतीय शासकों से अच्छे संबंध बनाए जाए, और यही किया कि इन्होंने अकबर ने। और आगे चलकर अकबर ने न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर 1658 ईस्वी में शासक बना। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 13 वर्ष की उम्र में। उस समय अकबर ने राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने न केवल साम्राज्य विस्तार किया, अपितु राज्य का विस्तार के साथ साथ उन्होंने जो कला थी उनमें भी समन्वय स्थापित किया। इसके साथ आपको पता है भाई, अकबर स्वयं एक सिद्धहस्त कलाकार था। उसने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, यानी जो हुमायूं के साथ 2 कलाकार भारत आए थे, ईरानी कलाकार, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, उनसे इन्होंने क्या सीखी थी? चित्रकला सीखी थी। अतः जो सिद्धहस्त यानी स्वयं कलाकार होगा वो कलाकारों को भी क्या देगा? संरक्षण प्रदान करेगा। तो आइए, तो इसके साथ 2 चित्रकार, जो हुमायूं के साथ 2 चित्रकार आए थे जो इसके शासनकाल में भी रहे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब इन दोनों ने क्या किया, अकबर के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मुगल कला थी वो शासकों के साथ परिवर्तित होती रही। तो इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने अकबर के अनुरूप, किसके अनुरूप? अकबर के अनुरूप मुगल चित्रशैली में समन्वय स्थापित किया या परिवर्तन कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, ईरानी रूपाकारों को, किनको? ईरानी रूपांकारों को भारतीय रंगों में इन्होंने सजोना प्रारंभ कर दिया। कि इन्होंने, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब अकबर ने क्या किया, सैकड़ों कलाकारों को अपने यहाँ राज्य संरक्षण में रखा, और न केवल इनमें मुस्लिम थे बल्कि हिंदू जो शासक थे या हिंदू जो चित्रकार थे वो भी महत्वपूर्ण थे। उनमें से 2 आप याद रखिएगा, दसवंत और बसावन। इन्होंने भी क्या किया, मुगल चित्रशैली को क्या किया, मुगल चित्रशैली को प्राणवान बना दिया। साथ ही मुगल चित्रशैली के प्राणवान बनने के साथ ही ये इसकी जो प्रसिद्धि है वो ईरान, यूरोप आदि तक फैल गई। किसकी? मुगल चित्रशैली की जो ख्याति है यहाँ तक इसकी ख्याति फैल गई। इन्होंने क्या किया, इन सभी कलाकारों ने जो ईरान की जो कठोरता थी उसके साथ ही भारतीय कोमलता का मुगल चित्रशैली में प्रवेश किया या समन्वय किया, और इसी के साथ एक नवीन चित्रशैली का उद्भव हुआ। मैंने कल आपको सूत्र बताया था, किनका? मुगल चित्रशैली बराबर राजस्थानी या भारतीय चित्रकला प्लस ईरानी चित्रकला बराबर मुगल चित्रशैली, ये इसका सूत्र मान सकते हैं। आगे आइए, अबुल फजल ने, नाम है, एक इतिहासकार है, अबुल फजल ने अपनी रचना का नाम है आइन ए अकबरी। क्या नाम है? आइन ए अकबरी। इसमें क्या किया, इन्होंने अकबर के बारे में कहा है कि अकबर का बाल्यावस्था से ही कला के प्रति रुझान था। बाल्यावस्था से ही कला के प्रति क्या था? रुझान था। अतः जो इस रुझान या झुकाव होने के कारण ही उसने क्या किया, मुगल चित्र शैली में समन्वय स्थापित किया। साथ ही अकबर ने भी देखो कार्य क्या किया, अकबर ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप चित्रण करवाया।
अकबर ने क्या किया, भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी क्या किया, चित्रण करवाया। और अबुल फजल के अनुसार इन्होंने कई ऐतिहासिक ग्रंथों को, न केवल इस्लामिक ऐतिहासिक ग्रंथों को, बल्कि भारतीय जो ग्रंथ थे, रामायण महाभारत, इनका भी इन्होंने न केवल चित्रण करवाया बल्कि हिंदी में अनुवाद करवाया। इनमें से प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो है दास्तान ए अमीर हमजा, इसके अलावा शाहनामा, तैमूर वंश का इतिहास जिसे तैमूरनामा हम कह सकते हैं, रज्मनामा, हमजानामा, इसके अलावा अकबरनामा। इसके साथ साथ जो रामायण महाभारत, नल दमयंती इत्यादि जो भारतीय जो ग्रंथ थे उनको भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सचित्र अनुवाद करवाया। इसके बाद में अगला प्रश्न के बारे में बन सकता है, क्योंकि इस पार्ट से आपको पता है 2 नंबर का प्रश्न भी आएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है अकबर का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या करना है, वही जो अपने अभी तक बात की है, अकबर स्वयं एक सिद्धहस्त कलाकार था। अकबर स्वयं एक क्या था, सिद्धहस्त कलाकार था। उसने किससे सीखी, देखो कला किससे सीखी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से क्या सीखी, उन्होंने कला के हुनर प्राप्त किए। देखो अब्दुल समद सिराजी ने न केवल अकबर को अपितु किसको ये कला के हुनर सिखाए, इसके अलावा उन्होंने किसको हुनर सिखाए, हुमायूं और अकबर को दोनों को क्या सिखाए, कला के हुनर सिखाए। आगे आइए। अब क्योंकि ये स्वयं सिद्धहस्त कलाकार तो इसने क्या किया, कई कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने के साथ ही ये मुगल चित्रशैली का सूत्रपात या मुगल चित्रशैली का जो विकास है, वो विकास जो क्रम है उसने गति प्राप्त कर ली। अब इसके समय इन्होंने कई चित्रकारों के साथ साथ, देखो इसके समय अकबर के समय जो राजनीतिक जो स्थिरता थी वो बनी रही, या यूं कहें कि राजनीतिक जो शांति थी उसके बने रहने के कारण, यानी युद्धों में ये ज्यादा नहीं उलझा। हालांकि इन्होंने खूब से युद्ध किए, लेकिन फिर भी जो समय बचता था वो अपनी चित्रशाला में जाकर व्यतीत करता था। कौन, अकबर। अतः मुगल चित्रशैली को गति प्राप्त हुई। आइए अब इसने न केवल ये मुस्लिम चित्रकारों को बल्कि कई हिंदू चित्रकारों को भी इसने अपने संरक्षण में रखा, जिनमें से देखो कुछ है शुक्लाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, खेमकरण, राम, श्यामल, हरवंश आदि। इसके अलावा आपको 4 जो प्रमुख जो इनके चित्रकार हैं उनको याद आप रखिएगा, जिनके बारे में अभी बात करने ये करेंगे भी। उनमें से पहले हैं मीर सैयद अली, दूसरे हैं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, तीसरे कौन है, तीसरे दशवंत, चौथे बशामत। ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा इनके बारे में देखो अबुल फजल ने इनके बारे में क्या कहा कि भारतीय चित्रकार, ये जो हिंदू चित्रकार थे वो, अबुल फजल ने इनके बारे में कहा कि जो भारतीय हिंदू चित्रकार थे वो विश्व के अन्य चित्रकारों से श्रेष्ठ थे और विश्व के कुछ ही जो चित्रकार हैं वो इनके सामने ठहर सकते थे। ये बात किन्होंने की, अबुल फजल ने। किन्होंने की, अबुल फजल ने। अब क्योंकि अकबर के काल में समन्वय स्थापित हुआ तो अकबर ने क्या किया, इन चित्रकारों को सम्मानित करने का भी फैसला लिया और उन्होंने कुछ इनके लिए कुछ उपाधियां निर्धारित कर दी। उन उपाधियों में देखिए नादिर उल मुल्क, हुमायूं नसारी आदि जो कुछ प्रकार की जो इनको उपाधि थी, यानी इनको सम्मानित करने का जो परंपरा थी वो अकबर ने प्रारंभ कर दी, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे प्रमुख चित्रों में। आगे आइए। अब अकबर के समय न केवल यानी केवल चित्रकला के प्रति, यानी न केवल चित्रकला के प्रति अपितु सभी कलाओं को इसने संरक्षण प्रदान किया। किसने, अकबर ने। तानसेन जैसे जो संगीतज्ञ हैं वो इसके शासनकाल में थे, जो कला का एक ये उदाहरण मान सकते हैं, जो अन्य कलाओं में यानी चित्रकला में नहीं है लेकिन वो संगीत कला में। अतः हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने मुगल चित्रशैली में समन्वय स्थापित किया और इससे स्पष्ट होता है कि अकबर एक कला प्रेमी शासक था। अकबर एक कला प्रेमी शासक था। आइए इसके बाद में अगली बात आती है, अकबर ने क्या किया, लगभग 20,000 चित्र बनाए। किसके अनुसार, राय कृष्ण दास ने इनके बारे में कहा कि अकबर ने लगभग 20,000 से अधिक चित्रों का चित्रांकन करवाया, जो कि विश्व के अन्य यानी विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। उनमें से जो राय कृष्ण दास हैं उन्होंने ये भी कहा कि अकबर के काल में राय कृष्ण दास ने जो चित्र चित्रित हुए थे उनको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। और ये भाग कौन कौन से थे, पहले अभारतीय चित्र, यानी वे ग्रंथ जो अभारतीय थे यानी भारतीय नहीं थे, उनका किया गया चित्रण क्या कहलाया, अभारतीय। उनमें से प्रमुख हमजानामा, दूसरा खमसा निजामी, इनका चित्रण हुआ। ये क्या कहलाए, अभारतीय, अर्थात जो भारतीय मूल रूप से भारतीय ग्रंथ नहीं थे उनका चित्रण करवाया। नंबर 2, राय कृष्ण दास ने कहा कि दूसरा इनका क्या था, भारतीय, यानी वे ग्रंथ जो भारतीय थे उनका भी इन्होंने क्या किया, चित्रण करवाया। जैसा कि हमने अभी बताया रामायण महाभारत
जिसे हम महाभारत को हम कह सकते हैं रश्मनामा, इनका इन्होंने सचित्र ग्रंथ या सचित्र चित्रण, न केवल चित्रण करवाया बल्कि इनका अनुवाद भी करवाया। इसके अलावा भारतीय में कौन कौन से, रामायण, महाभारत, नल दमन, पंचतंत्र, जिसे अनवार ए सुहेली भी कह सकते हैं, आ सकता है नल दमन, ये पंचतंत्र या फिर अनवार ए सुहेली। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित तीसरा नंबर शाहनामा, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास को बताए, शाहनामा ईरान के जो शासकों के जो वंशावली बताए वो क्या कहलाएगा, शाहनामा। तैमूरनामा, तैमूरनामा का मतलब जो तैमूर वंश के, आपको पता है जो मुगल थे वो मूल रूप से किस वंश के थे, तैमूर वंश के, तो तैमूरनामा यानी तैमूर यानी जो मुगलों के जो वंशावली थी उनको दर्शाने वाला। बाबरनामा, अकबरनामा इत्यादि क्या कहलाए, ऐतिहासिक ग्रंथों पर यानी जो इतिहास की जानकारी दे। इसके अलावा जो चौथे प्रकार के थे वो थे व्यक्ति चित्रण, जिसमें सामाजिक एवं सभी प्रकार के, सभी का मतलब व्यक्ति चित्रण, सभी व्यक्ति चित्रण, जिसे हम विशेषताओं में पढ़ लेंगे, इनका किया गया चित्रण क्या कहलाता है, सभी, अर्थात व्यक्ति विशेष का किया गया चित्रण क्या कहलाता है, सभी। ये हो गया आपके राय कृष्णदास के अनुसार इनको 4 भाग। अब अकबर कालीन जो चित्रकला है उसकी विशेषताएं, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताएं बताइए। तो अकबर ने, क्योंकि इसके शासनकाल में पॉलिटिकल शांति, ये शांति रही, राजनीतिक स्थिरता रही, शांति बनी रही, तो इसके शासनकाल में जो मुगल चित्रशैली है उसका विकास को गति मिली। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला रंग, अर्थात इस समय किन किन रंगों का प्रयोग हुआ, तो आप याद रखिएगा ईरानी प्रभाव अगर रहेगा यानी मुगलिया प्रभाव रहेगा तो उसमें चमकदार रंगों का प्रयोग होगा। किन रंगों का प्रयोग होगा, चमकदार रंगों का प्रयोग होगा। और चमकदार रंग कौन कौन से, लाल, पीला, नीला, गुलाबी और हरे प्रकार के जो रंग थे वो अकबर के काल में प्रयोग में लिए गए। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट, रेखा। अब देखो इसमें गोल रेखा का, यानी जो रेखा थी वो कैसी थी, गोलीय, यानी गोल रेखा का इसमें प्रयोग किया गया। किसका किया गया, गोलिया ने रेखा को भारयुक्त बनाया गया। नंबर 3, एक चश्म चेहरा। एक चश्म चेहरा बताया हुआ है, मात्र केवल एक तरफ का जो चेहरा अंकित किया जाए उसे क्या कहते हैं, एक चश्म चेहरा। क्या किया जाए, क्या कहा जाता है, एक चश्म चेहरा। तो मुगल चित्रशैली में जो भी चित्र बने वो कैसे बने, एक चश्म चेहरों का चित्रण किया गया। अगली सभी, सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्रण। व्यक्ति चित्रण का मतलब किसी दरबारी या किसी सम्राट, उसकी रानी या उसके विशेष अतिथि का किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है, सभी। तो अकबर के समय सभी चित्रों का चित्रांकन हुआ। वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण यानी यथावत जिन स्थानों पर वस्त्र की आवश्यकता थी उचित वस्त्र का प्रयोग किया गया, और आभूषण का आवश्यकता थी वहां पर आभूषण का प्रयोग किया गया। इन आभूषण, ये वस्त्रों में सलवटों का उचित ढंग से इसमें प्रयोग किया गया। इसके अलावा आपको वस्त्र और आभूषण में, वस्त्रों में आपको पता है कि जो स्त्रियों की जो वस्त्र थे वो कैसे थे, कंचुकी, घेरदार घाघरा, इसके अलावा पारदर्शी ओढ़नी, ठीक है। और वहीं पर जो पुरुष आकृति थी उनके सर पर पगड़ी, इसके अलावा ऊपर अधोवस्त्र, ठीक है। इसके अलावा लंबा जामा और तंग पायजामा, ये इनकी जो वस्त्र थे उनका प्रयोग किया गया। पशु पक्षी चित्रण, यथावत पशु पक्षियों का चित्रण, जैसे आप लास्ट अंत में पढ़ोगे कि अकबर के काल में एक चित्र आएगा आपका, उसके बारे में पढ़ोगे, तो उस समय जो पशु पक्षी यानी उन चित्रों में घोड़ा इत्यादि जो पशुओं का चित्रण हुआ और पक्षियों का चित्रण हुआ उनको यथावत प्रयोग किया गया। इसके अलावा विषय में आप जो विषय थे उनमें, विषय का मतलब होता है जो चित्र जिसका बनाया जाए या जिसका संबंध से, जैसे विषय पशु पक्षियों का चित्रण बनाया जाए तो उसका विषय क्या हो जाएगा, पशु पक्षी। राजा महाराजा का चित्र बनाया जाए सभी हो जाएगा उसका विषय। इसके अलावा आध्यात्मिक, अर्थात किसी देवी या देवता का चित्र बनाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लौकिक या अलौकिक। अलौकिक का मतलब किसी दूसरे का, लौकिक का मतलब पृथ्वी या यथार्थवादी चित्रण। तो इसमें क्या किया, विषय, यानी इसमें मुगल चित्र शैली में शान और शौकत, शान शौकत युक्त चित्रण हुआ, शान शौकत युक्त चित्रण हुआ, ठीक है। ये इसकी होगी विशेषताएं। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसा कि अकबर के समय विशेषताओं में एक और आप जोड़ लेना, अकबर के समय जो कागज प्रयोग किया जाता था वो था सियालकोटी। सियालकोट एक स्थान है जो कहां पर है, पंजाब में। कहां पर है, पंजाब में। और वहां पर जो कागज बनता था, यानी सियालकोट पंजाब में जो कागज बनता था वो क्या कहलाया, सियालकोटी कागज। और उसे बाद में क्या कहा जाने लगा, चित्रकारों ने क्या कहा उसे, मुगलिया कागज कहा। क्या कहा, मुगलिया कागज। इसके अलावा
एक प्रश्न ये भी आ सकता है, छोटा प्रश्न, कि मुगलों यानी अकबर के समय, मुगलों में अकबर के समय चित्रकार को क्या कहते थे? क्या कहते थे चित्रकार को? कमल करतार। क्या कहते थे? कमल करतार। इसके अलावा जो तुलिका थी उसे क्या कहा जाता था? कलम। क्या कहा जाता था? कलम। तो आप याद रखिएगा, चित्रकार को कलम करतार, और जो तुलिका थी उसे क्या कहते थे? कलम। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े। अब इसके समय जो प्रमुख चित्रकार थे, हालांकि प्रमुख चित्रकार खूब से थे, सुखलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरण, इसके अलावा दसवंत, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, इसके अलावा बशावन, ये प्रमुख थे। लेकिन इनमें से जो 4 प्रमुख थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। मीर सैयद अली अपना नाम क्या लिखता है? जुदाई लिखता है। क्या लिखता है? जुदाई। और ये मूल रूप से इन दोनों के संबंध में आपको क्या लिखना है? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में क्या लिखना है आपको? कि ये मूल रूप से ईरान से आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ। जब हुमायूं ने पुनः ईरान के शाह की मदद लेकर जब पुनः भारत पर आक्रमण किया, तो अपनी लश्कर अर्थात सेना में इन 2 चित्रकारों को अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो ये मूल रूप से कहां के थे? ईरान के। और किसके साथ आए? हुमायूं के साथ आए। अब ये ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। किस शैली का चित्रकार था? ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। इसके पिता का नाम था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर, जो स्वयं एक क्या था? सिद्धहस्त कलाकार था। क्या था? सिद्धहस्त कलाकार था। अब मीर सैयद अली के निर्देशन में एक सचित्र ग्रंथ का चित्रण हुआ जिसका नाम था हमजानामा। क्या नाम था? हमजानामा। क्या नाम था? हमजानामा। अब इसने जो विषय प्रयोग किए वो कौन कौन से किए? दैनिक व लौकिक विषय। इन्होंने जो जिन चित्रों का चित्रण किया उनके जो प्रमुख विषय थे वो क्या थे? दैनिक व लौकिक विषय का इन्होंने चित्रण किया। इसके अलावा इन्होंने जो प्रमुख चित्र बनाए वो कौन कौन से बनाए? लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म, और पिता का, अपने पिता का व्यक्ति चित्र। पिता का नाम था उस्ताद, या सॉरी मंसूर, केवल मंसूर याद रखना, मंसूर इनके पिता का नाम। तो ये क्या हो गया? अपने मीर सैयद अली। इसका उपनाम क्या है? जुदाई। अगला जो चित्रकार है नंबर 2, वो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। इसका उपनाम क्या है? सिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब इस ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, क्योंकि ये प्रमुख है और ये अकबर के समय अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था। क्या था? अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था। स्वयं अकबर और हुमायूं ने भी इससे क्या सीखी थी? चित्रकला सीखी थी। और ये मूल रूप से कहां का रहने वाला था? ईरान का। किसके साथ आया भारत में? हुमायूं के साथ। किसके साथ आया? हुमायूं के साथ। और हुमायूं के साथ भारत आने के पश्चात इन्होंने क्या किया? अब ये एक बात और हो सकती है कि मूल रूप से ये जो ईरान था, ईरान की किस शैली का ये चित्रकार था या किस कला केंद्र का चित्रकार था? तो आप याद रखना कि ये सिराज का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? सिराज का। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसे सिराजी की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि ये मूल रूप से ईरान के सिराज जो एक कला केंद्र था वहां का रहने वाला था। ये तो ये हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है? क्योंकि इसको एक उपाधि मिली हुई थी, सीरी कलम। क्या किसकी उपाधि मिली हुई थी? सीरी कलम। अतः इसे सिराजी के नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, अगली बात। अब हुमायूं अकबर ने भी इससे क्या ली थी? कला शिक्षा प्राप्त की थी। ये अकबर का प्रिय चित्रकार था और उसकी चित्रशाला का प्रमुख था। ये आपका हो गया ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब इसके अलावा नंबर 3 देखिए, दसवंत। कौन है? दसवंत। अब दसवंत जो अकबर के काल का जो श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। क्या था? श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ये जो था वो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, किसका था? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी का जो शिष्य था। और ये जब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जब अकबर के चित्रशाला के प्रमुख थे तो वहां पर ये सेवक था। कौन? दसवंत। कौन था? दसवंत। और इस दसवंत ने क्योंकि सेवक रहते हुए जब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने अनेक चित्रों का चित्रांकन किया तो उसी दौरान इसने क्या किया? रज्मनामा। किसमें? रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होती है रामायण। क्या होती है? सॉरी, महाभारत। रज्मनामा का मतलब क्या होता है? महाभारत। इसमें चित्रण किया किसने? दसवंत ने। किसने किए? दसवंत ने। अब इसने इसके साथ साथ दैनिक व पौराणिक चित्रों का भी अंकन इसने किया। किसने? दसवंत ने। प्रश्न आ सकता है, दैनिक व पौराणिक ग्रंथों का अंकन किसने किया? दसवंत ने। या दसवंत ने किन चित्रों का यानी विषय के तौर पर किसे अपनाया? तो दैनिक व पौराणिक विषय को। इसके अलावा इस चित्रकार ने मुगल कला में भारतीयता भरी। प्रश्न आ सकता है, किस चित्रकार ने मुगल कला में भारतीयता भरी? किसने भरी? दसवंत ने। ये हो गया तीसरा चित्रकार। वो चौथा और अंतिम चित्रकार इसके समय का था बशावर। ये भी क्या था? एक प्रकार का हिंदू चित्रकार था। क्या था? हिंदू चित्रकार था। इसने क्या किया? 100 से अधिक चित्र बनाए। अभी तक कितने? 100 से अधिक चित्र बनाए। इसकी प्रशंसा जो अबुल फजल था उसने इसकी प्रशंसा की है। और इसके अलावा इसने यथार्थवादी यानी जो चित्र जैसा है वैसा इसने क्या किया? चित्र बनाए।
इसने पृष्ठभूमि, मुखाकृति, रंगों का मिश्रण आदि करने में इसे महारत हासिल थी। किसे? बसावन को। किसे? बसावन को। इसके अलावा इसने दरबारनामा, अकबरनामा आदि में भी इन्होंने चित्रण किया। इस प्रकार से आज अपना जो ये अकबर है, ये संपूर्ण अकबर पूरा हुआ। और इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखें और आराम से, यानी एक बार आपकी समझ में नहीं आता 2 बार देखें, 2 बार नहीं समझ में आता 1 बार और देख लें, बार बार देखें। देखने में क्या होता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ आप हमारे जो प्रश्न हैं उनके जवाब दीजिए। आज का जो मेरा प्रश्न है वो क्या है? आज का प्रश्न है, अकबर के समय चित्रकार को क्या कहते थे? अकबर के समय चित्रकार को क्या कहते थे? इस प्रश्न का जवाब आप सबसे पहले वीडियो को 3 बार देखना है। 3 व्यूज आप कमेंट में लिखें। कमेंट में 3 व्यूज लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो इसी के साथ हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय।